ईयर बेस्ड पजल आईबीपीएस 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेशक ही ईयर बेस्ड पजल से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लासेस में जानेंगे, जब भी आपको ईयर पजल दे दें, वो कौन सा बेसिक मेथड है जिसको यूज़ करके हम ईयर पजल को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश। अगर मेरा यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है, इसमें डाला हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में से शेयर कीजिए। चलिए आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको ईयर पजल दे तो हमेशा याद रखिए इसमें ईयर के बारे में दिया जाएगा। जैसे मंथ के बाद मंथ पजल होगा तो मंथ के बारे में होगा, डे पजल हो तो डे के बारे में होगा, अगर फ्लोर पजल हो तो फ्लोर पजल के बारे में होगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी एक बार पजल दे तो उसमें एक या दो लाइन में आपको पता चल जाएगा कौन सा पजल है। तो आपको मालूम है कि यहाँ ईयर के बारे में बोला गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको ईयर दिया गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ईयर पजल हो गया। तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी ईयर पजल को हम क्रैक करते हैं, जब भी ईयर पजल को अगर हम बनाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप इसको नहीं समझोगे, तब तक आप इसे क्रैक नहीं कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1, जब भी आपको ईयर पजल दे जब भी आपको ईयर पजल दे तो जब भी आपको, जैसे कि ये ईयर पजल है, तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको क्या होगा, ईयर को फिक्स कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, पहला स्टेप क्या था, मैंने पहले ईयर को यहाँ पर क्या किया, फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब होता है ईयर को हम क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। सब पहला स्टेप यही होगा कि हमको ईयर को यहाँ पर लिख देना है। और हम इसे याद रखेंगे, जब भी ईयर को लिखेंगे तो इसे आपको इंक्रीजिंग, मतलब इसको सीरियल नंबर से लिखना है। जैसे मान लो अगर पहले आपको 53 दिया है, 90 53 दिया है, और फिर 90 47 दिया गया है, ठीक है, फिर 90 67 दिया गया है, और फिर 90 58 दिया गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी लिखने के लिए जाएंगे तो पहले 90 47 को लिखेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, 90 53 को लिखेंगे, देन उसके बाद क्या करना है, 90 58 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 90 67 को लिखेंगे। इस मेथड के हिसाब से लिखना है, मतलब सीरियल नंबर से लिखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप ईयर को फिक्स करते हो तो हमेशा याद रखेंगे, ईयर पजल में कुछ इंफॉर्मेशन ईयर से रिलेटिव होता है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो होता है वो एज वो एज से रिलेटिव होता है, तो हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो मेरा कॉलम खुलेगा, वो कॉलम क्या होना चाहिए, एज का होना चाहिए। तो हमेशा याद रखेंगे, ईयर पजल में ईयर पजल में एज को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखें कि यहाँ पर एक बेस ईयर दे देता है, यहाँ पर एक क्या करता है, बेस ईयर दे देता है। कहने का मतलब है, अगर कोई बंदा 1947 में जन्म लिया है, तो 2017 में वो कितना साल का हो जाएगा, बस हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, मतलब 1947 से लेकर 2017 तक जाना है। अब वो बेस ईयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस पजल में 2070 बोला गया है, कुछ पजल में देखिएगा 2090 भी हो सकता है, कुछ पजल में 2020 भी हो सकता है। तो अब इसे वहां से लेना है। अगर यहाँ पर 2090 बोला गया है, अगर मान लो यहाँ 2017 बोला गया है, तो हमको 2070 से कैलकुलेट करना है। मतलब जो बंदा 1947 में लिया है, 2017 में, मतलब 2017 में कितना साल को हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कितना साल को हो जाएगा, 70 साल को हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर इसी जगह पर अगर 90, अगर यहाँ पर इसी की जगह अगर मान लो कि 2090 लिखा होता, तो यहाँ से लेकर 2090 तक आते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम क्या करेंगे, ईयर को पहले पहला स्टेप में क्या होगा, ईयर को फिक्स कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, एज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, हम एज निकाल लेंगे, ठीक है। और ये एज निकालने के लिए हम क्या किए, इसमें हर पजल में क्या जाता है, एक बेस ईयर तो आपको दिया जाता है। जैसे कि इस पजल में बेस ईयर कितना दिया गया था, इस पजल में 2017 दिया गया था। तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो जो बंदा 1947 जन्म लिया, 2017 में कितना साल हो जाएगा, 70 साल। अब यहाँ पर हम क्या किया, 70 साल लिख दिए। फिर क्या करना है, हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना साल का है, इन दोनों के बीच का अंतर मतलब 6 साल का है। तो 70 में करीब 6 साल को माइनस कर देंगे, तो 64 हो जाएगा। फिर इनके इनके बीच में करना है, ठीक है।
चाहे आप यहाँ जा सकते हो या तो अंतर से निकाल सकते हो। उसी तरह से हम क्या किए, यहाँ पर पहले क्या किए, एज निकाल लिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन क्या बोलता है, पहले आप ईयर को फिक्स कर दो। जैसे कि आपने ईयर को फिक्स कर दिया, ठीक है, ईयर को फिक्स किया। स्टेप नंबर टू क्या बोलता है, आपको एज निकालना है, एज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप एज कैलकुलेट कर लिए। स्टेप नंबर थ्री बोलता है आपको नंबर ऑफ डायग्राम, मतलब इस पजल को बनाने में नंबर ऑफ डायग्राम, नंबर ऑफ लॉजिक कितना लगेगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, इस पजल में मिनिमम 2 लॉजिक लगता है, मैक्सिमम 4 लॉजिक तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है मिनिमम 2 डायग्राम बनाएंगे, मैक्सिमम क्या होगा 4 डायग्राम तक जा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, 99% मतलब बोल सकते हैं 90%, मतलब 90% में हम सोचेंगे केवल 2 ही डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रियर से रियर केस में ही हम थर्ड और फोर्थ डायग्राम में जाएंगे। नहीं तो मान लेंगे हमको इसमें 2 ही डायग्राम में सॉल्व करना है। क्लियर है। अब देखो लॉजिक बहुत सारा आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हमको मालूम है जब तक हम थर्ड और फोर्थ का अगर अगर इसमें में यूज ना करें तब तक ये नहीं बन पाएगा। तो उस केस में हमको थर्ड और फोर्थ का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन में क्या करना है, पहले आपको ईयर पजल में आपको ईयर को लिख देना है। फिर देन उसके बाद क्या करना है, एज को कैलकुलेट करना है। जब एक बार एज कैलकुलेट हो गया तो फिर क्या, स्टेप नंबर थ्री क्या होता है, नंबर ऑफ डायग्राम, मतलब इस पजल में नंबर ऑफ डायग्राम मतलब कितना पड़ेगा, कितना इसको मैंने कितना मतलब लॉजिक लग सकता है। तो मिनिमम 2 लॉजिक लग सकता है, मैक्सिमम 4 लॉजिक तक जा सकते हैं। तो मिनिमम 2 डायग्राम बनाएंगे और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 4 लॉजिक तक, मतलब 4 डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पजल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 8 पीपुल है, और इसमें 8 पीपुल के बारे में यहाँ पर बोल दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ यहाँ तक बोल दिया गया है और बोला गया है वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में जन्म लिया है। ठीक है ना, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। और बोला जा रहा है बट डेट एंड मंथ बर्थ ऑफ ऑल पर्सन आर सेम, मतलब दो जितना भी पर्सन है उसका मंथ और डेट दो सबका है क्या, सेम है। ठीक है, और इसमें बेस ईयर 2017 दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या किए, पढ़ लिए। आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है। क्लियर है, इसमें एक एक इंफॉर्मेशन को क्या करना है, अच्छा से पढ़ना है, तभी आप ब्रेक कर पाओगे। ठीक है ना, और हमेशा याद रखें मिनिमम 2 डायग्राम से लेके चलेंगे। जब हमको मालूम चलेगा कि थर्ड और फोर्थ डायग्राम को यूज करके ही बन सकता है, तभी थर्ड और फोर्थ डायग्राम को यूज करना है। क्लियर है, तो यहाँ देखेंगे बोला जा रहा है, इसमें पहला इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी इज द परफेक्ट क्यू। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एज ऑफ, बोला जा रहा है कि ए का जो एज होगा, ठीक है ना, ईयर नहीं। जैसे कि ये वाला चीज देखोगे, इसमें ईयर के बारे में, इसके बारे में बोला जा रहा है, इस एज के बारे में बोला जा रहा है। क्लियर है, तो बोला जा रहा है इसमें कि ए और सी का जो एज होगा वो हमेशा परफेक्ट क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो एज ए एग्जाम्पल के रूप में इसमें अगर मान लो ए का एज 28 हो जाए, अगर सी का एज 20 हो जाए, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8। अब जो ये नंबर जो आएगा, ये जो नंबर आएगा वो हमेशा परफेक्ट क्यू होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट क्यू क्यू होना चाहिए, आपको ये बोला गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि कितना लॉजिक काम कर रहा है, इसमें कितना लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर अगर ए और सी, अगर मान लो 23 -15 करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास 8 आएगा। और 8 जो है वो मेरे लिए क्या, परफेक्ट क्यू है। और चेक कर लेंगे और कोई लॉजिक है, और कोई लॉजिक है। आप देखो 43 और 35, ये भी एक लॉजिक काम कर रहा है। 43 और 35 ये भी मेरा परफेक्ट क्यू है। और एक लॉजिक क्या काम कर रहा है, 70 और 43,
27। और कौन सा लॉजिक काम कर रहा है एक बार चेक कर लीजिएगा, 50 और 23। तो सर एक चीज देखिए इसमें कि पहला ही इंफॉर्मेशन मेरा 4 लॉजिक लेके आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम 4 डायग्राम तक चल जाएंगे? नहीं, हम पहले चेक करेंगे, पहले एक दो इंफॉर्मेशन को और पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसको हमको 4 डायग्राम बनाना है कि 2 डायग्राम बनाना है। अगर एक दो इंफॉर्मेशन पढ़ने से अगर हमको मालूम चल जाता है कि इसको 2 ही डायग्राम बन सकता है, तो इसको 2 ही डायग्राम बनाएंगे, चाहे ज़्यादा मेहनत करना है। क्लियर है? हम एक दो इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद और डिसाइड करें, लेकिन इसको एनालाइज कर लिए कि इसका क्या होने वाला है, इस स्टेटमेंट का जो दिया गया इसका क्या लॉजिक निकल सकता है, हम एनालाइज कर लिए। चलो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर एक लाइन और पढ़ते हैं। ठीक है, एक लाइन और पढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है कि डी डी एज इज मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब क्या है? डी का एज मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया डी का जो एज होगा, एज जैसे ही एज दिखाई दे रहा है, हम ईयर में नहीं देखेंगे, एज में देखेंगे। वो कौन कौन सा एज है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? तो आप बोलोगे 70। हाँ सर, 70 जो है मल्टीपल ऑफ 5 है। 50 ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। 35 ये भी मल्टीपल ऑफ 5 है। और ये मेरा क्या है? 15 ये भी मल्टीपल ऑफ क्या है? 5 है। ठीक है ना? तो डी सर 1 2 3 4, डी के लिए 4 लॉजिक आ रहा है। क्लियर है? तो डी के लिए मेरे पास क्या है? 4 लॉजिक है, 4 लॉजिक आ रहा है। पहला लॉजिक क्या था? 70, दूसरा लॉजिक 50, तीसरा लॉजिक 35 और चौथा लॉजिक क्या था मेरे लिए? 15। अब एक इंफॉर्मेशन देखिए, हम ये चाह सकते हैं कि हम 4 डायग्राम नहीं, पहले एक एक इसका देखिए, ए के लिए पढ़ें, फिर इसके लिए पढ़ें, एक दो लाइन और पढ़ लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है डी इज नॉट ए ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब डी जो होगा वो सबसे बड़ा नहीं होगा। तो सर कहीं ना कहीं डी के लिए एक लॉजिक मेरा कम हो गया। वो लॉजिक क्या था? डी का एज कभी भी 70 साल नहीं हो सकता है, क्योंकि डी जो होगा सबसे ओल्डेस्ट पर्सन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं सर, अब उसके बाद डिसाइड करेंगे इसको कितना डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन डी और ए इक्वल टू डी। कहने का मतलब है, बोला जा रहा है, इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है, ये थर्ड इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि ए और डी का जो एज का डिफरेंसेस होगा, जो एज का डिफरेंसेस होगा वो डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए और डी का जो डिफरेंसेस होगा वो डी के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो कहने का मतलब यही है, अगर ठीक से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो ए इक्वल टू 2d होना चाहिए। ए इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2d होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ए का जो एज होगा वो डी का दुगना होना चाहिए। ए का जो एज होगा वो डी का दुगना होना चाहिए। तो हमको अगर सोचो इसमें, अगर मान लेते हैं सर डी का एज अगर 50 लेते हैं, डी का एज अगर 50 लेते हैं, अगर डी का एज अगर 50 होगा तो कहीं ना कहीं ए का एज इससे दुगना होगा, मतलब ए का एज 100 होना चाहिए। तो क्या एज में कहीं पे 100 दिखाई दे रहा है? सर एज में तो कहीं पर 100 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब डी का एज कभी भी 50 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सब सोचना है, डी का एज अगर मान लो डी का एज अगर 35 लेते हैं, ठीक है, अगर डी का एज 35 हुआ तो ए का एज कितना हो गया? 70 साल हो गया। हाँ सर 70 साल दिखाई तो दे रहा है। अगर डी को 35 लेते हैं तो ए का एज 70 हो सकता है। इस लॉजिक को भी चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि नहीं? अगर डी का एज अगर 15 लेते हैं तो ए का एज 30 होना चाहिए। सर 30 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये 15 वाला भी नहीं होगा। तो डी का एज क्या हो जाएगा मेरे लिए? 35। तो डी का एज यहाँ पर 35 और ए का एज यहाँ पर क्या हो गया? 70। ठीक है, दो लॉजिक लेके चलते हैं। देखिए एक दो लाइन पढ़ने से मेरा क्या हुआ? दो लॉजिक, जहां पर 4 लॉजिक जाना था वहां पर हम 2 लॉजिक में आ गए। तो आपको एक दो लाइन पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि इसको नंबर ऑफ डायग्राम कितना लेकर चलना है। ठीक है, अब सर मेरा ये वाला इंफॉर्मेशन और ये वाला इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और ये वाला भी इंफॉर्मेशन मेरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें हम पॉसिबिलिटी भी लिए थे, अगर ए का एज 70 होगा तो सी का एज कितना चाहिए? 43, तभी मेरे परफेक्ट क्यू बन पाएगा, बन पाएगी ना?
तो ए का एज अगर मेरा 70 है तो सी मेरा यहाँ पर आएगा, तभी इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस परफेक्ट क्या होगा। सर ये वाला भी इंफॉर्मेशन मेरा क्या कंप्लीट हो गया। देखिए एक दो लाइन पढ़ने से ही आपका बहुत सारा लॉजिक कम हो जाता है, उसके बाद डिसाइड करना है कितना डायग्राम में जाना है। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिएगा, बोला जा रहा है कि एज ऑफ एफ इज इक्वल टू डिफरेंट बिटवीन द एज ऑफ डी एंड जी। कहने का मतलब है, चलिए इसमें आते हैं, थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देते हैं, क्या इसे बैठा तो दिए थे, इसका दरकार नहीं है ज़्यादा। जगह कमी पड़ जाएगा, आप लोग लेकिन नोट कर लीजिएगा ये सब चीज़, जगह का शॉर्टेज है। चलिए अब इंफॉर्मेशन नंबर मेरा 4 क्या बोलता है, बोलता है यहाँ पर कि एफ का जो एज होगा वो डी और जी का डिफरेंसेस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सर एफ का जो एज है वो डी और जी का डिफरेंसेस के बराबर है। तो कहने का मतलब है डी और जी का जो डिफरेंसेस होगा, तो डी और जी का जो डिफरेंसेस होगा वो एफ का एज होगा। तो मतलब एफ का एज जो होगा इन सभी से मिलना चाहिए। कहने का मतलब है ना कि डी और जी का जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस जो है इन सभी से मिलना चाहिए, तभी एफ बैठ सकता है कि ये एज है, क्योंकि डी और जी का जो डिफरेंसेस है वो एफ का एज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं डी और जी का जो डिफरेंसेस होगा इन सभी से मिलना चाहिए। फिर डी तो बैठा हुआ है तो हम जी को बैठा बैठा कर चेक कर लेंगे और उसका डिफरेंसेस होगा इन सभी से मिलना चाहिए। तो सर जी अगर यहाँ बैठाते हैं, अगर जी को हम यहाँ बैठाते हैं तो डिफरेंसेस कितना हो रहा है मेरे लिए, डिफरेंसेस देखिएगा तो डिफरेंसेस सर यहाँ पर 12 हो रहा है। तो 12 तो एज कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर जी नहीं बैठेगा। यहाँ देखेंगे तो 20, सर यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर लेते हैं, अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं तो डिफरेंसेस कितना हो रहा है, तो अगर डी का एज मेरा 35 हो गया तो जी का एज कितना हो गया 50, तो डिफरेंसेस कितना हो रहा है 15 हो रहा है। 15 हो रहा है कि नहीं, तो एज में 15 दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पर कौन होगा मेरा एफ। इसी तरह से चेक करना है, तो आगे तो जाने की दरकार ही नहीं। ठीक है, अभी आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जी और एफ यहीं बैठेगा। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखेगा आपका 24 साल हो जाएगा। तो 24 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब 64 वाला को लेते हैं, जब 64 वाला लेंगे तो ऑलवेज यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब 29 तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो वही लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्या बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि बी इज द सेकेंड यंगेस्ट। तो देखने की दरकार नहीं है, ये तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बी सर मेरा यहाँ बैठेगा, सर यहाँ पर बैठा दीजिए एफ को और यहाँ पर जी। मतलब सर ये निश्चित ही एक ही डायग्राम, क्या कि 90% अगर इन्फॉर्मेशन इसका कंप्लीट हो गया तो सर बी मेरा यहाँ होगा, बी मेरा यहाँ होगा। क्लियर है, इसका 90% इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, मतलब ये एक ही डायग्राम में बन सकता था सर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फिर बोला जा रहा है डिफरेंसेस ऑफ बी और एच जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब बी और एच का, बी और एच का जो डिफरेंशिएट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बी और एच का, तो बी तो बैठा हुआ है, अब भैया एच यहाँ और यहाँ बैठ सकता है। तो बी का एज 23 है, अगर हम एच को यहाँ बैठाते हैं फिर तो 64 होगा। डिफरेंसेस करेंगे तो डिफरेंसेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा 41। क्या 41 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो मतलब सर एच यहाँ नहीं बैठेगा। तो अगर एच यहाँ नहीं बैठेगा तो एच कहाँ बैठेगा, तो आपको मालूम चलेगा सर एच को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। 23 माइनस 59, डिफरेंसेस कितना हो गया 36। हाँ सर 36 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है 6 का, तो ऑलवेज एच यहाँ बैठ गया। तो सर इसमें निश्चित हो गया कि एक ही डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम का दरकार नहीं पड़ सकता है, लेकिन आप लेके चलिएगा। ठीक है, कभी कभी पड़ जाता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 डायग्राम लेके चलना ही है। अब सर मेरा ये यहाँ बैठ जाएगा। सर ये एक ही डायग्राम में क्या हो गया, पजल बन के तैयार हो गया। और ये पजल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये पजल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा तब भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, तो हमेशा किस याद रखिएगा कि पजल हमेशा थोड़ा सा लॉजिक काम करता है
और लॉजिक जब काम करता है तो आपको पॉसिबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए आज के क्लासेस को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।